हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे संपूर्ण परीक्षावाणी अध्ययन के तहत अध्याय नंबर 22 का भाग 1 और चैप्टर का नाम क्या है? शौर्य परंपरा, खेल और पुरस्कार। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो होने वाले हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में देखेंगे, फिर गढ़वाल रेजिमेंट, कुछ प्रमुख हमारे सिपाहियों के बारे में देखेंगे और कुछ प्रमुख छावनियों के बारे में देखेंगे। और ये सारे जितने भी लेक्चर हमारे चल रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएंगी। पुराने जितने भी अभी तक के लेक्चर हुए हैं सारी पीडीएफ मैंने डाल दी हैं, तो टेलीग्राम से आप हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास के बारे में बता दूं, अब ये क्लास हफ्ते में 3 दिन आया करेगी। उत्तराखंड की मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह 10 बजे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन क्लास चलेगी उत्तराखंड की, उत्तराखंड परीक्षावाणी। और जिस दिन उत्तराखंड की क्लास होगी उस दिन जो हमारा रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट होगा वो साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा। अगर मैं क्लास के बारे में आपको थोड़ा आइडिया और दे दूं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा, सुबह 10 बजे मंडे को परीक्षावाणी की क्लास होगी, तो रात 8 बजे आज हमारी साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगले दिन यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे तो कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन रात 8 बजे उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। और आज जो हमारा यानी अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते में 3 हमारे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट होंगे और 3 हमारे साइंस के प्रैक्टिस सेट होंगे। और उत्तराखंड की सुबह 10 बजे केवल 3 क्लास होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज रात 8 बजे जो हम साइंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे वो उसका चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण फिलहाल हम जो हमारा वन दरोगा का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिलेबस है क्लास 9th और 10th की साइंस। तो उसका एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो वो चैप्टर हम देखेंगे। अभी आप इस क्लास के बाद आपके पास टाइम होगा तो वो चैप्टर पढ़ लें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल वहाँ से कवर करेंगे। अब जितने भी सवाल हम कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो वन दरोगा की परीक्षाओं के लिए तो होगा ही, और उस हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पर साइंस पूछी जाएगी। साइंस के कुछ सवाल हमारे वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक नोट्स भी बनाएंगे, क्लास भी डेली ज्वाइन करेंगे। और टाइमिंग मैंने बता दी है, बार बार क्लास के बारे में न पूछे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो परीक्षावाणी जब हमने स्टार्ट करी थी तो चैप्टर नंबर 11 से करी थी, फिर 12, 13, 14, 15 और 16, और 16 चैप्टर तक हमारे प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट है, तो कल जो हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा, तो कल रात 8 बजे परीक्षावाणी चैप्टर नंबर 17 का प्रैक्टिस सेट होगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आज रात हमारा 8 बजे प्रैक्टिस सेट होगा साइंस का। साइंस का चैप्टर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण। और कल रात 8 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा। और रात 8 बजे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उत्तराखंड का जो हमारा 17वां चैप्टर हमने पढ़ा है, कल्याणकारी योजनाएं, तो उसको कम्प्लीटली आप लोग पढ़ लें, बहुत बढ़िया से पढ़ लें। एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करा देंगे। फिर ऐसे अगले दिन जब हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट आएगा 18वां चैप्टर देखेंगे। फिर उसके बाद अगला दिन जब आएगा ये हम देखेंगे 19। यानी इस हफ्ते हमारे उत्तराखंड के जो 3 प्रैक्टिस सेट होंगे तो उनमें चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दे सकते। और आज हम कवर करने वाले हैं जो हमारा परीक्षावाणी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करके 16, 17, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 भी कंप्लीट, 19 भी कंप्लीट, 20 हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने 21वां कंप्लीट कर चुके हैं और 22वां कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका 22 का भाग नंबर 1 देखेंगे, और बुधवार को इसी चैप्टर का भाग 2 देखेंगे, और शुक्रवार को चैप्टर नंबर 20 के इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। यानी इस हफ्ते जो हमारी परीक्षावाणी है वो चैप्टर नंबर 11 से लेकर 22 तक कंप्लीट हो जाने वाली है। यानी उत्तराखंड परीक्षावाणी अगर आप इंडेक्स देखें तो चैप्टर नंबर 1 से देखें
तो आधी किताब हमारी इस हफ्ते कंप्लीट हो जाने वाली है। तो सभी लोग पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, जो जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हैं, नई परीक्षाएं हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें। प्रैक्टिस सेट पर काफ़ी डिटेल से समझा रहा हूँ। तो आज के चैप्टर का भाग 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, प्रमुख छावनियाँ और प्रमुख सैन्य कर्मी हम आज देखने वाले हैं। तो सब चैप्टर का नाम है हमारा अध्याय 22, शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार। तो सबसे पहले हमारा कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अगर इसकी स्थापना हमसे पूछें तो इसकी स्थापना है 27 अक्टूबर 1945 और कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। इसके मुख्यालय को हम रानीखेत लेकर आए मई 1948 में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में आगरा में हुई और इसके मुख्यालय को हम रानीखेत लेकर आए 1948 में। अब इसके इतिहास के बारे में देखें, अलग अलग बटालियनें इसकी रही हैं, तो उनका इतिहास हम देखते हैं। तो 1788 में दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत जंग ने एलिचपुर ब्रिगेड बनाई। जिस ब्रिगेड को इन्होंने बनाया, इसे वर्तमान में 4 कुमाऊं कहा जाता है। 4 कुमाऊं ब्रिगेड या बटालियन कहा जाता है। इसके बाद 1797 में हैदराबाद के जो राजा होते थे उनको निजाम कहते थे। इन्होंने एक ब्रिगेड बनाई 1797 में और वर्तमान में इस ब्रिगेड को कहते हैं 2 कुमाऊं। ध्यान देंगे सभी लोग। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1917 में अंग्रेज कर्नल लांगर ने कुमाऊं राइफल्स की स्थापना करी और ये जो कुमाऊं राइफल्स इन्होंने बनाए, वर्तमान में इसको 3 कुमाऊं कहते हैं। ध्यान देंगे, 1788 में जो ब्रिगेड बनी थी उसको 4 कुमाऊं कहते हैं। 1797 में जो हैदराबाद के निजाम ने ब्रिगेड बनाए उसे 2 कुमाऊं कहते हैं। 1917 में कर्नल लांगर ने जो राइफल्स बनाए थे, कुमाऊं राइफल्स, इसे 3 कुमाऊं कहा जाता है। तो सारे फैक्ट ज़रूर नोट करें। अच्छा, जो हमारी आर्मी होती है उसके हेड होते हैं जनरल। तो हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से भी हमारे भारतीय सेना के 3 जो प्रमुख हैं यानी जनरल हैं वो निकले हैं। उनके नाम हैं SM श्रीगणेश, KS थिमैया और TN रैना। मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SM श्रीनागेश, KS थिमैया और TN रैना। अब देखें, मेजर सोमनाथ शर्मा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये 4 कुमाऊं के सैनिक थे। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ 1947 में। 1947 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कुछ जो कबायली आतंकवादी थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। तो भारत की सेना की तरफ से लड़ने के लिए हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा एक सैनिक थे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट। तो इसी युद्ध के दौरान इनका निधन हुआ था, तो इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। और ये पहले व्यक्ति हैं या पहले सैनिक हैं जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसका प्राप्त हुआ है 1947 में प्राप्त हुआ है। अगले व्यक्ति हैं हमारे मेजर शैतान सिंह जी। ये भी हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड हैं। इन्हें भी क्या प्राप्त हुआ है? इन्हें भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। भारत चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था, तो ये तैनात थे हमारे एक जगह है लद्दाख में, रजांगला, तो वहां तैनात थे। तो इन्हें भी मरणोपरांत 1962 में ही परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैंने कोशिश करी है सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए जाए। अगला है 8 अप्रैल 1961 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुमाऊं रेजिमेंट को उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने कलर प्रदान किया और पहला रेजिमेंट है जिसको ये कलर प्राप्त हुआ है। अगले व्यक्ति हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार जी। ये पर्वतारोही भी हैं। इन्होंने त्रिशूल पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा देवी पर्वत इनकी सफल चढ़ाई की है और इन्हीं प्रयासों की वजह से इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान भारत का 4था सबसे बड़ा सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है हमारा पद्म भूषण और हमारे भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला 4था सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्मश्री। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार जी हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से ही संबंधित हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, फरवरी 1988 को कुमाऊं रेजिमेंट पर एक डाक टिकट जारी किया गया। फरवरी 1988 को। और जो हमारी 13वीं बटालियन और 15वीं बटालियन है,
हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन, इन दोनों को मिलकर वीरों में वीर कहा जाता है। इनकी वीरता के कारण वीरों में वीर कहा जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। 13वीं और 15वीं बटालियन, 13वीं और 15वीं बटालियन को संयुक्त रूप से, जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन है, इन्हें संयुक्त रूप से वीरों में वीर कहा गया है। अब 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। अगर पूछे भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना यानी इंडियन आर्मी, तो ये मनाते हैं हम 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। अगर पूछे वायुसेना दिवस बताइए, एयरफोर्स डे बताइए, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है वायुसेना के बाद आता है नौसेना दिवस। नौसेना यानी नेवी। अगर इंडियन नेवी डे हमसे पूछे तो ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं हम? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं हम, ये आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, ये दिसंबर के माह में मनाते हैं हम, तो ज़रूर बताएं आप लोग। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है गढ़वाल रेजिमेंट। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ये हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पटवारी की नई भर्तियाँ भी निकली हैं, तो सिलेबस सेम है दोनों का, वीडियो वीपीडीओ का, यानी हमारे जो आयोग पेपर कराता है ग्रुप सी के, उन सभी एग्ज़ाम का सिलेबस अब सेम हो चुका है। तो आप लोग लगातार बैठकर पढ़ाई करने लग जाइए, किसी न किसी परीक्षा में आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा। और अपना आत्मविश्वास और मेंटल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग बनाइए कि आपको पास होना ही होना है, तो ज़रूर होंगे। थोड़ा भी अगर आपको सेल्फ पर डाउट हो गया, अपने आप पर डाउट हो गया, तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो खुद पर भरोसा रहें, सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा करना है, फिर थोड़ा बहुत हम पर भी भरोसा करें। 1-2 घंटे की क्लास, लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी होती है, वो भी देखें, और खुद भी 4-5 घंटे स्टडी करें। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उनको खुद भी पढ़ लें। जैसे आज हमारा चैप्टर नंबर 22 चल रहा है, तो मैंने कहा इसका भाग 2 कल देखेंगे, तो ये देख के आप भाग दूसरा जो आने वाला है उसकी पहले से स्टडी कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको दिमाग में चीज़ें घूमेंगी कि मैंने पढ़ा था करके। अब जैसे मैंने कल बता दिया है कि आज हमारा जो होने वाला है गुरुत्वाकर्षण यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो गुरुत्वाकर्षण खुद पढ़ना है आपने। 1 घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कल रात 8 बजे मैंने कह रखा है परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 17 यानी कल्याणकारी योजनाओं का प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसको पढ़िए, खुद से पढ़िए, चीज़ें ऑटोमेटिक सरल हो जाएंगी। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में। इसकी स्थापना हुई है 5 मई 1887 को। गोरखा रेजिमेंट से अल्मोड़ा में, गोरखा रेजिमेंट से अलग करके अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन किया गया 5 मई 1887 को। नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से कालो का डांडा पहाड़ी लैंसडाउन में स्थानांतरित किया गया, लैंसडाउन में लाया गया। लैंसडाउन ये कहाँ स्थित है? लैंसडाउन हमारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष बताइए। तो हमारे गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष है बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, जिसके नायक थे हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली। ये गढ़वाल रेजिमेंट के 2/18, गढ़वाल रेजिमेंट के 2/18 गढ़वाली सेना के एक हिस्से थे। पेशावर कांड में क्या हो रहा था, 1930 में हमारे देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने, वैसे मैं आधुनिक भारत में चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो देश भर में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हमारे देश में चल रहा था दांडी मार्च। दांडी यात्रा हमारे गांधी जी ने स्टार्ट करी थी 12 मार्च 1930 को। तो गांधी जी से प्रभावित होकर हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत या पेशावर के आसपास एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहते हैं। तो उस समय जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी के एक हिस्से के तौर पर, यानी गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए पेशावर में भी कुछ आंदोलनकारी अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और जितने भी प्रदर्शनकारी थे वे निहत्थे थे।
तो अंग्रेजी सेना का जो हेड था उसने गढ़वाली सेना जो थी उनके हेड यानी हमारे चंद सिंह गढ़वाली जी से कहा कि इन पर गोलियां चलाइए। तो चंद सिंह गढ़वाली जी ने इन पर गोलियां चलाने से सरासर मना कर दिया था। तो इसी वजह से इन पर बाद में केस भी चला था। उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पेशावर कांड के जो हमारे नायक हैं श्री वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, तो ये भी हमारे गढ़वाली रेजिमेंट के ही हैं। अब गढ़वाली रेजिमेंट के दो प्रमुख व्यक्ति और हैं, हमारे दरबान सिंह नेगी जी और गब्बर सिंह नेगी। तो 1914 में प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान ही दरबान सिंह नेगी को विशिष्ट योगदान के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया और 1915 में गब्बर सिंह नेगी को भी विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। उस समय पे जो ब्रिटिश सेना होती थी उनको सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते थे सैनिकों को, और ये दोनों सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को गढ़वाली रेजिमेंट ने ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम में राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा फहराया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो CN सिंह जी को उनके अदम्य साहस के लिए क्या प्राप्त हुआ? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे गढ़वाली रेजिमेंट से रिलेटेड। 2003 में इस रेजिमेंट के जगत सिंह और कुंवर सिंह ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तो उस समय क्या हुआ था? भारत और नेपाल का संयुक्त पर्वतारोहण अभियान चला था जिसके तहत एवरेस्ट फतह का प्लान किया गया था। तो हमारे जगत सिंह और कुंवर सिंह जी ने भी भारत की तरफ से या गढ़वाली रेजिमेंट की तरफ से एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, ध्यान देंगे, 2003 में। और 2007 में गढ़वाली रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2007 में। किसे सम्मानित किया गया? गढ़वाली रेजिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स पे। अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा टॉपिक, प्रमुख सैन्यकर्मी। तो प्रमुख सैन्यकर्मी में सबसे पहले व्यक्ति आते हैं हमारे, प्रमुख सैन्यकर्मी में सबसे पहले व्यक्ति हैं हमारे माधो सिंह भंडारी, जिनका जन्म मलेथा टिहरी में हुआ था। इन्होंने एक प्रसिद्ध मलेथा की गूल बनाई थी। गूल यानी नहर, मलेथा की गूल बनाई थी, ध्यान देंगे। और इनकी उपाधि है गर्वभंजक। गर्वभंजक। तो समस्या क्या थी? इनके गांव जो मलेथा था वहाँ पानी की समस्या होती थी। तो इन्होंने पानी की समस्या दूर करने के लिए एक पहाड़ी काटी थी, सुरंग बनाकर नदी का पानी, चंद्रभागा नदी का पानी, ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्रभागा नदी का पानी अपने गांव मलेथा में लेकर आए थे। तो कहानी के अनुसार कहानी ये है कि इनके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वो नदी का पानी सुरंग के रास्ते नहीं आ पा रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी, यानी वो सुरंग के रास्ते में अपने पुत्र की बलि देकर उसका सर रखा था। अब ये तो जितनी भी ये सारी कहानियाँ ही हैं, मतलब इनके बहुत सारे प्रयास करने के बाद, खूब सारी पूजा पाठ करने के बाद भी पानी सुरंग के रास्ते नहीं पहुंच पा रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी, पुत्र की बलि दी थी और पुत्र का सर वहाँ पे रखा था, उसके बाद ही जल आ पाया था। तो मलेथा में इन्होंने गूल का निर्माण करा था, पहाड़ी के अंदर से एक नहर या गूल बनाई थी, उसी के लिए प्रसिद्ध भी हैं। और 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा महिपति शाह के सेनापति भी थे। उनकी तरफ से तिब्बत की लड़ाई में, बहुत सारी लड़ाइयों में लड़े थे। तो ध्यान देंगे 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा महिपति शाह के ये सेनापति थे। तो माधो सिंह भंडारी जी की उपाधि है गर्वभंजक और हमारे महिपति शाह की उपाधि है गर्वभंजन, ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इन्होंने जो गूल बनाई थी वो किस नदी पर बनाई थी? वो हमारी चंद्रभागा नदी पर बनाई थी। ये चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? देहरादून की चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है, चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है। और जहाँ पर गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है उस स्थल को कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ध्यान देंगे, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने क्या बताया। माधो सिंह भंडारी की जो उपाधि है गर्वभंजक है। गर्वभंजन पूछेंगे अगर, भंजन, तो वो हमारे राजा महिपति शाह की उपाधि है, ध्यान देंगे। अब आते हैं हमारे प्रसिद्ध सिपाही श्री वीरचंद सिंह गढ़वाली जी। इनका जन्म 24 दिसंबर 1981 को 1891 को 24 दिसंबर 1881 को मसौ गांव पौड़ी में हुआ है।
ये पेशावर कांड के नायक थे। पेशावर कांड कब हुआ था, क्या हुआ था, मैं बता चुका हूँ। ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 में, और ये 2/18 गढ़वाली सेना के क्या थे, सैनिक थे। और इन पर देखें, अगर अब इन्होंने क्या हुआ था, अंग्रेजों का कहना माना नहीं था पेशावर कांड के दौरान, तो इन पर एक केस चला था। इन पर जब केस चला था, ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनका केस लड़ा था हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। तो इनको जो मृत्यु दंड होने वाला था, तो वो घटाकर कितना कर दिया गया, वो उम्र कैद में बदला गया। उम्र कैद यानी इनको 14 वर्ष की सज़ा दी जानी थी, और 1941 में 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सज़ा काटकर जेल से रिहा हुए थे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। जब ये सेना में भर्ती हुए थे सबसे पहले हमारे गढ़वाली जी, तो 1 अगस्त 1915 को हमारे गढ़वाली जी, उस समय हमें पता है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, तो 1 अगस्त 1915 को ये फ्रांस भेजे गए थे, वहाँ से विजय प्राप्त करके आए। उसके बाद इन्हें 1917 में मेसापोटामिया के युद्ध में भेजा गया। मेसापोटामिया के युद्ध में भेजा गया। मेसापोटामिया कहाँ पर स्थित है, ये हमारे ईरान में स्थित है। 1918 में इनको बगदाद भेजा गया, वहाँ भी इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर पेशावर कांड के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। जब इनको पेशावर कांड के बाद उम्र कैद की सज़ा हुई थी, तो पहली बार ये जेल किस जेल में गए थे, अगर ऐसा पूछें तो इनको भेजा गया था एबटाबाद जेल में भेजा गया था। और ये एबटाबाद जेल अभी कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1941 में रिहा हो गए थे, हमने बता दिया है। इनको टोटल कितनी सज़ा हुई थी, 11 वर्ष 3 माह, इतनी सज़ा काट कर आ गए। वैसे सज़ा तो उम्र कैद की हुई थी 14 वर्ष की, लेकिन बाद में रिहा हो गए थे। अब जैसे ये रिहा हुए तो 1942 में हम सभी लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये गांधी जी के संपर्क में आए थे, और इलाहाबाद में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। फिर एक बार इनको सजा हुई थी, और 1945 में फिर से रिहा हुए थे। ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने सारे बताए हैं। सबसे पहली पोस्टिंग इनकी फ्रांस में हुई थी, उसके बाद मेसापोटामिया 1917, फिर उसके बाद बगदाद की लड़ाई लड़ी थी 1918 में, और जब इनको जेल हुई थी तो सबसे पहले जेल गए थे एबटाबाद जेल में, एबटाबाद में। अब अगले व्यक्ति हैं हमारे प्रमुख सैन्यकर्मी सूरवीर सिंह पवार जी। ये गढ़वाल राजवंश के रिलेटेड हैं। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ है। 1943 में इमरजेंसी कमीशन, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हम जानते ही हैं, उसके दौरान इनको कैप्टन बनाया गया था भारतीय सेना में, ब्रिटिश भारतीय सेना में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन पर उनके नाम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो इनकी रचना है फतेह प्रकाश, ध्यान देंगे। उसके बाद अलंकार प्रकाश, उसके बाद है गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख व दस्तावेज, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख व दस्तावेज, फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज। ये किन की रचनाएं हैं, हमारे सूरवीर सिंह पवार जी की रचनाएं हैं। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे बिपिन चंद्र जोशी जी। ये अल्मोड़ा के मूल निवासी थे, और ये भारतीय थल सेना अध्यक्ष भी रहे हैं। थल सेना यानी इंडियन आर्मी के हेड रहे हैं, जनरल रहे हैं 1993-94 के टाइम पे। अगले आते हैं हमारे एडमिरल देवेंद्र जोशी जी। ये भी अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं। ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014। इन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि हमारी एक नौसेना की और एक जहाज़ था, वहाँ पे आग लग गई थी, उसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। कुछ सैनिक भी हमने खो दिए थे उसमें, तो दबाव में आकर इनको इस्तीफा देना पड़ गया था हमारे एडमिरल देवेंद्र जोशी जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उम्मीद है आपने सारे फैक्ट नोट ज़रूर करे होंगे। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम टॉपिक पे, हमारे उत्तराखंड की प्रमुख सैन्य छावनियाँ। सैन्य छावनियाँ यानी जहाँ बहुत सारे सैनिक वैनिक हमारे रहते हैं, जिनकी बटालियन रहती हैं, उन्हीं को सैन्य छावनियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी सैन्य छावनी है अल्मोड़ा छावनी। जब गोरखाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया था, उसके बाद ही अल्मोड़ा की छावनी बनी थी। अगर इसका स्थापना वर्ष पूछें तो अल्मोड़ा जो छावनी है, इसका स्थापना वर्ष है 1815 में। इसके बाद आते हैं हम रानीखेत छावनी में।
इसका अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको हिस्ट्री दें, अगर रानीखेत के बारे में, कहीं कहीं पर आपको ये रानीखेत छावनी का स्थापना वर्ष 1869 भी दिखेगा। 1869 इस वजह से दिखता है क्योंकि 1869 में अंग्रेजों ने इसको खरीदा था, पहले तो अपने सैनिकों के रेस्ट हाउस के तौर पे खरीदा था, लेकिन इसको छावनी या कंटेनमेंट जोन कब बनाया गया? 1871 में। दोनों फैक्टर ज़रूर ध्यान रखें। तो रानीखेत छावनी कब बनी? 1871 में। इसके बाद आती है हमारी देहरादून छावनी। तो एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, खलंगा या कलंगा का युद्ध, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। तो उसी के दौरान जैसे गोरखा आ रहे थे गिलेस्पी के अंग्रेज सेनापति गिलेस्पी के नेतृत्व में, तो 30 नवंबर 1814 को देहरादून छावनी का निर्माण माना जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब आते हैं हम चक्राता छावनी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका स्थापना वर्ष है 1866। इसके बाद आते हैं हम अपने नैनीताल छावनी पर। इसका स्थापना वर्ष है, नैनीताल छावनी का स्थापना वर्ष है 1841। इसके बाद आता है हमारा रुड़की छावनी। इसका स्थापना वर्ष है 1853। इसके बाद है हमारा लैंसडाउन छावनी। इसका स्थापना वर्ष है 4 नवंबर 1887, 1887। इसका अगर पुराना नाम कहें तो कालों का डांडा। लैंसडाउन का अगर पुराना नाम अगर पूछें, प्राचीन नाम अगर पूछें, तो इसका पुराना नाम है कालों का डांडा। ध्यान देंगे सब लोग, कालों का डांडा। अब आते हैं अंतिम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको संगठन वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो वहाँ पर ज़रूर देखें आप लोग। संगठन, संस्थान और संग्रहालय वाले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसका स्थापना वर्ष है 1 मार्च 1922 में। इसका स्थापना किसने करी? ड्यूक ऑफ विंडसर या प्रिंस ऑफ वेल्स ने करी। अगला है हमारा भारतीय सैन्य अकादमी। इसको इंडियन मिलिट्री अकादमी भी कहते हैं, IMA भी कहते हैं। तो इसका स्थापना वर्ष है 1 अक्टूबर 1932 को। और किसने करी थी? फिलिप चेटवुड वर्थ। ध्यान देंगे। और इसका औपचारिक उद्घाटन अगर कहेंगे तो दिसंबर 1932 में हुआ है, भी ध्यान देंगे सभी लोग। भारतीय सैन्य अकादमी 1999 में इनका वार मेमोरियल बना था। ये सारे फैक्ट मैंने बता रखे हैं, ज़रूर देखें। इनका जो पहला बैच था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था हमारे मानेकशॉ जी, क्योंकि 40 लोग IMA के पहले बैच से पास हुए थे, तो उसमें हमारे मानेकशॉ जी भी थे और मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बना था बाद में, वो भी इसमें शामिल था। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, ये वीडियो भी ज़रूर देखें। और अब जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो अगली क्लास होगी, वो होगी बुधवार को। वो कब होगी? वो अगली क्लास होगी हमारी बुधवार को हम क्या देखेंगे? ये जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है, इसका भाग 2 कंप्लीट करेंगे। तो परीक्षा वाणी की क्लास 3 दिन आएंगी, सोम, बुध और शुक्र। प्रैक्टिस सेट 6 दिन लगातार आएंगे। संडे को भी अगर कोई क्लास होगी तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस होगा साइंस का, कल होगा उत्तराखंड, फिर साइंस, फिर उत्तराखंड, फिर साइंस, फिर उत्तराखंड। इस हफ्ते जो उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट होंगे वो मंगलवार को होगा, और उसके बाद बृहस्पतिवार को होगा, और उसके बाद शनिवार को। और प्रैक्टिस सेट कौन कौन से होने वाले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर परीक्षा वाणी मंगलवार को 17वां चैप्टर होगा, बृहस्पतिवार को परीक्षा वाणी का 18वां चैप्टर होगा, और शनिवार को परीक्षा वाणी का 19वें चैप्टर का प्रैक्टिस सेट होगा। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा, और जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज रात 8 बजे मिलते हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।